क्वेश्चन नंबर 123। 123 का आइडिया ये है कि फर्ज करो एक बॉडी है और उसे अर्थ की तरफ हम ड्रॉप करें। अगर एक बॉडी को किसी पार्टिकुलर हाइट से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ ड्रॉप करें तो वो जमीन के सरफेस तक आती है टाइम टी में। अगर ये सरफेस अर्थ का ना हो, ये सरफेस मून का हो, और उसी बॉडी को उसी जगह से ड्रॉप करे, उसी हाइट से ड्रॉप करे, तो ये जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा देश या टीएम। टीएम कह देता हूं, तो टीएम कितना होना चाहिए। सो आपको ये देखना है कि टाइम डिपेंड किन चीजों पे करता है। फ्री फॉल का टाइम डिपेंड किन चीजों पे करता है, फिर अर्थ और मून में उन चीजों में किस चीज में डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है, ये आपका सोल्यूशन बताएगा। सो द टाइम ऑफ फ्री फॉल इज ऑलवेज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय g अंडर द रूट। अब अगर आप देखें तो 2 तो कांस्टेंट फैक्टर है ऑफ द इक्वेशन। हाइट जो है सेम हाइट कंसिडर हुआ है। इट मींस के मून और अर्थ में जो डिफरेंस है वो सारा डिफरेंस किस चीज में है, जी में है, और मून में ये जी बाय 6 हो जाता है, जानते हो ना। सो देयरफॉर अगर मैं इसी टाइम को टाइम ऑन द सरफेस ऑफ मून लेना चाहूंगा तो इसमें रूट वही होगा, 2 वही होगा, हाइट वही होगा, सिर्फ ये जी बाय 6 बन जाएगा। ये 6 इधर डिवाइड है तो ऊपर जाकर 8 हो जाएगा ना। वेरी नाइस ऊपर जाकर ये 6 डिवाइड है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट है, ये h है, ये g रह गया, और ये 2 पहले से रहा लेकिन ये 6 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं रूट को स्प्लिट कर सकता हूं। सो द टाइम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ मून अंडर द रूट 6 अपनी जगह पर, लेकिन रूट ऑफ 2h बाय g रूट इज इक्वल टू t। तो 6 रूट अलहदा और t अलहदा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 124। लेट मी डिस्कस 1 to 4 फॉर यू। लेबोरेटरी में एक स्टूडेंट ने एक फीडर उसको ड्रॉप किया एक ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में, और 1/2 सेकेंड में वो ट्यूब क्रॉस कर गया। सो लेंथ ऑफ द ट्यूब आपने मालूम करना है। यानी ये एक वैक्यूम ट्यूब है और यहां से जनाब उस मोहतरम ने एक फीडर रिलीज किया, और जैसे ही रिलीज किया तो इस पूरे ट्यूब से बाहर निकलते वक्त जो समय लगा, जो टाइम लगा, दैट इज 1/2 सेकेंड। ट्यूब को क्रॉस करने में हाफ सेकेंड लगा है। तो आप बताइए इस ट्यूब का लेंथ यानी इसका हाइट कितना है। सो वी हैव टू डिराइव हाइट ऑफ फ्री फॉल, एंड द हाइट ऑफ फ्री फॉल इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, g की जगह अप्रोक्सीमेटली आप 10 ले लें, फिर अगर ऑप्शंस में पॉइंट्स में हो तो क्लोज आंसर सेलेक्ट करें। टाइम हमें दिया है 1/2 लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है। सो h इज इक्वल टू, ये स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और 4 2s आर, सो द नेट इज 10 by 8 एंड आई थिंक इट इज 1.22 समथिंग, इस तरह बनता है। राउंड ऑफ फिगर यू कैन कंसिडर 1.2, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, 125 ऑन द पेज। और 125 फरमाता है कि अगर एक बॉडी पर 20 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो और वो कनेक्टेड बॉडीज हैं, और कितने कनेक्टेड बॉडीज हैं? 4 आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल मींस कि उनका शेप एक जैसा होगा। गुड, याद रखिए मैकेनिक्स में शेप ओरिएंटेशंस को ओरिएंटेशन नहीं कहा जाता। समझ आ गई है? मैकेनिक्स में 2 किलोग्राम का क्यूब और 2 किलोग्राम का स्फेयर सेम बॉडी कंसिडर होते हैं। जब तक आप बाउंड्री ऑफ मैकेनिक्स में होते हैं तब तक 2 kg क्यूब एंड 2 kg स्फेयर आर इक्वली ट्रीटेड। समझ आ गई है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है कि आइडेंटिकल, so identical or differences in mechanics are based on masses. So if they are identical, so my dear students, the 4 bodies are of mass m, सबका मास m सही। फिर फरमा रहे हैं कि इन सब पर कनेक्टेड पर टोटल 20 न्यूटन लग रहा है। बताओ कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन बॉडी थर्ड। यहां थर्ड बॉडी कहा, क्या फिगर दिया है? नहीं दिया। आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे?
कनेक्टेड बॉडीज का रूल है दैट द फर्स्ट बॉडी विल बी द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। जिस पर फोर्स लग रहा हो तो नंबर दिया हो या ना हो, इट विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट बॉडी, इट विल बी सेकंड, इट विल बी एंड इट विल बी थर्ड। अब जनाब आला ये बात याद रखें, अगर मासेस में फर्क होगा तो कनेक्टेड बॉडीज में ज्यादा मास को ज्यादा फोर्स मिलेगा और कम मास को कम फोर्स मिलेगा। लेकिन अगर मासेस इक्वल हो तो सबको फोर्स का इक्वल हिस्सा मिलेगा और यहां काम आसान हो गया कि इक्वल फोर्स मिलेगा। सो सिंगल बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, एक ही बॉडी पर फोर्स जो लगेगा, दैट विल बी टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मासेस या नंबर ऑफ बॉडी। सो टोटल फोर्स 20 है और नंबर ऑफ बॉडीज कितना है 4 एंड द आंसर इज, सो 5 न्यूटन इस पर भी लगेगा, 5 इस पर भी लगेगा, 5 इस पर भी, 5 इस पर भी। ये क्यों इक्वल लगा? क्योंकि मासेस आर इक्वल। 126 ऑन द पेज। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सिमिलर टू, डायरेक्शन की सिमिलरिटी कंपल्सरी किस लॉजिक से होती है? डू यू नो दैट? व्हेन टू वेक्टर्स विल बी इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में कब होते हैं जनाब? आप फरमाएंगे सर हमें एक रूल आता है, रूल ये है कि अगर लेफ्ट साइड पर वेक्टर नंबर 1 हो और इक्वेशन के राइट साइड पे वेक्टर नंबर 2 हो और इसके अलावा इस इक्वेशन में बाकी जितनी भी चीजें हो वो क्या हो, इफ ऑल द अदर एजेंट्स आर स्केलर्स, तो उन दो वेक्टर्स के डायरेक्शंस अजल से अबद तक सेम रहेंगे, कंपल्सरी सेम होंगे। जो इक्वेशन में आ जाएं, एक इक्वेशन राइट साइड पे हो, एक इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हो और उनके अलावा बाकी सब कुछ अवेलेबल क्या हो, स्केलर, तो उन दो वेक्टर्स के डायरेक्शंस का सेम होना अमर हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा, क्या आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू ma एक इक्वेशन, ये इस लॉजिक को बे कर रहा है। एक तरफ फोर्स है और एक तरफ एक्सेलरेशन है और इसके अलावा मास क्या है? तो फोर्स और एक्सेलरेशन, कभी आपने सोचा कि न्यूटन मोहतरम ने क्यों फरमाया था कि एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स? बिकॉज देयर इज एन इक्वेशन अवेलेबल जिसमें एक तरफ फोर्स होता है, एक तरफ एक्सेलरेशन और आफ्टर दैट उनके अलावा बाकी सब कुछ स्केलर है। क्या फोर्स का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम? तो कंपल्सरी हो गया बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। लेकिन एक और इक्वेशन है जिसको आप कब से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज डेल्टा वी बाय टी। आप देखो तो इक्वेशन के एक तरफ वेक्टर एक्सेलरेशन है, इक्वेशन के दूसरी तरफ वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी है और इन दोनों के अलावा बाकी जो भी अवेलेबल है वो क्या है, स्केलर है। इट मींस कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी कंपल्सरीली same to acceleration, sorry, force and same to delta v. So the correct answer of this question is both and the correct option is option C होगा। Next हमारा है a man in a bus throw a ball upward, the ball will fall। जी जी जी, रूल सिंपल लिखा है। रूल ये है कि इक्वेशन हो, लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर हो, राइट साइड पे दूसरा वेक्टर हो और उनके अलावा इक्वेशन में बाकी जो भी हो वो स्केलर हो, तो उन दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम। वजह, बिकॉज करेक्ट इक्वेशन के 3 रूल्स हैं, 3 कंडीशंस हैं। करेक्ट इक्वेशन 3 कंडीशन से गुजरेगा वरना गलत होगा। पहला, द डायमेंशन ऑन लेफ्ट मस्ट बैलेंस द डायमेंशन ऑन राइट, द वैल्यू ऑन लेफ्ट मस्ट बैलेंस द वैल्यू ऑन राइट, एंड द डायरेक्शन ऑन लेफ्ट मस्ट बैलेंस द डायरेक्शन ऑन राइट। दोनों लेफ्ट राइट के डायरेक्शन भी सेम, दोनों लेफ्ट राइट के डायमेंशन भी सेम, दोनों लेफ्ट राइट के वैल्यू भी सेम, तब जाकर इक्वेशन सेम। समझ आई है? अब अगर इक्वेशन के एक तरफ एक वेक्टर है, दूसरी तरफ दूसरा वेक्टर है और एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ हो और एक वेक्टर साउथ की ईस्ट की तरफ हो, तो आपने बचपन से इक्वल वेक्टर सुने हैं। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो लेकिन जिनका, याद आया इक्वल वेक्टर? तो जब आप इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन मीन के लेफ्ट और राइट पे अगर वेक्टर्स है तो दे विल बी इक्वल वेक्टर्स, अगर और कुछ नहीं है, एनी हाउ वैल्यू तो चेंज होगी स्केलर से, लेकिन डियर स्टूडेंट डायरेक्शन तो सिर्फ वेक्टर्स में होते हैं। तो लेफ्ट के वेक्टर का और राइट के वेक्टर का डायरेक्शन हर हाल में सेम होगा, शर्त यह है कि उन दो वेक्टर्स के सिवा वहां और कोई स्केलर मौजूद और कोई वेक्टर मौजूद ना हो।
अगर आपको फर्ज करो माइंड में नहीं आ रहा, या आपके अंदर, प्लीज मेरी बात सुने, आपके अंदर इफ आपके अंदर अपोजिशन का कोई रुझान पैदा हो रहा है और खामखा लेट मी कंसिडर माइंड कभी कभी आइडिया को पिक नहीं करता, मानता नहीं, आसानी से मानता नहीं है, या हर एक की बंदा मानता नहीं है, समझ आ गई है ना। सो डियर स्टूडेंट, फिर आप आज जाकर सोचें, आप अगले संडे अगर मैं फिर यहाँ नाजिल हुआ तो आप भी तो इधर होंगे, डेफिनेटली आपने सीरीज शुरू किया, आप मुझे एक हफ्ते में आपको टाइम दे रहा हूँ, एक हफ्ते में डियर स्टूडेंट कोई ऐसा पेयर ऑफ वेक्टर ढूंढ कर ले आइए जिसके लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर हो, राइट साइड पे दूसरा वेक्टर हो, बाकी सब स्केलर हो लेकिन उनके डायरेक्शन सेम। समझ आ गई है ना। सो द रूल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ डायरेक्शन इज, ये स्टैंप लगाते हैं कि द डायरेक्शन मस्ट बी सेम। इसके लिए रूल ही है कि लेफ्ट और राइट पे वो दो वेक्टर मौजूद हो लेकिन उनके अलावा बाकी सब क्या हो, स्केलर। और एक्सेलरेशन और डेल्टा वी में भी उबे हो रहा है, एफ और ए में भी उबे हो रहा है। आप क्यों कहते हो कि मोमेंटम इज ऑलवेज ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? क्यों? क्योंकि इक्वेशन के एक तरफ मोमेंटम वेक्टर है, दूसरी तरफ वेलोसिटी वेक्टर है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, वो स्केलर। समझ आ गई है, क्लियर हो गई बात? थैंक यू। लेट मी प्रोसीड डियर स्टूडेंट्स, एंड द क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 126, शायद यही है 27। एक बंदा है मोहतरम, प्लीज देखिएगा, ये QCA का हॉल, जी जी फरमाएं। आप इक्वेशन तो बताए जहां एक साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो, एक साइड पे वेलोसिटी हो और बाकी सब स्केलर। क्या कह रहे हो यार, इक्वेशन बता दो, मैंने जो कहा वो आप समझ गए हो या नहीं? इक्वेशन बताओ ना यार, ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो, राइट साइड पे वेलोसिटी हो, राइट साइड पे वेलोसिटी हो, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के अलावा बाकी सब स्केलर्स। बताओ ना शाबाश। हम अपोजिट लेते हैं, मैंने कब कहा कि वेक्टर अपोजिट नहीं हो सकते? मैंने कब कहा कि वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूं कि उन वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकता जिसमें आपको ऐसा इक्वेशन मिले जो लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर हो, राइट साइड पे दूसरा वेक्टर हो, बाकी सब स्केलर हो। कम ऑन शाबाश, टेल मी। पेंडुलम के अंदर, पेंडुलम के लिए मुझे वो इक्वेशन चाहिए आपकी तरफ से जिसमें लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो, राइट साइड पे वेलोसिटी हो, और इसके अलावा लेफ्ट या राइट पे जो कुछ भी हो सब क्या हो, स्केलर हो। बता सकते हो? अब क्या कह सकता हूं मैं, और क्या कह सकता हूं जनाब? सुना करें जनाब, सुना करें प्लीज। हमारा क्वेश्चन है 127। एक बंदा है मोहतरम, बस में बैठा, ये मैं बस में बैठा, बस आगे जा रहा है और मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं। देयर आर 3 केसेस, मैं बोलूंगा आपने सुनना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क ही लगाना है तो फिर आप सुन नहीं रहे, याद रखिए। अगर आपके जहन में यह है कि आई हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, सो आप लफ्ज नहीं सुन रहे, बिकॉज आपका फोकस आपके अपने क्वेश्चन मार्क के हैं कि कहां क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ समझ जाओगे। ये है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बॉडी ऊपर फेंक रहा हूं। देयर आर 3 केसेस। ये मूविंग बॉडी है, ये मेरे हाथ में वापस गिरेगा, ये मेरे आगे गिरेगा, ये मेरे पीछे गिरेगा। वजह बताता हूं। जब मैं इसको फेंकता हूं तो ये मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, और मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये उस मूविंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और मूविंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाए तो मूविंग सिस्टम में अगर इंक्रीज आएगा तो वो इसमें नहीं आएगा, और अगर मूविंग सिस्टम में डिक्रीज आएगा तो वो इसमें नहीं आएगा। बल्कि ये जब डिस्कनेक्ट हो रहा था तो उस वक्त इसका जितना मोशन है ये इनर्शिया उसी मोशन को जारी रखेगा। समझ आ गई है? अब अगर मैंने इसको फेंका, ये मुझसे और मूविंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन नीचे सिस्टम यूनिफॉर्मली जा रहा था तो ऊपर इनर्शिया भी इसमें वही मोशन रखेगा और नीचे सिस्टम में भी वही मोशन है, तो इसलिए ये मेरे हाथ में गिरेगा। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन जब मैं इसको फेंकू ये मुझसे डिस्कनेक्ट और मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट, ट्रेन, बस वगैरह से डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट। अब मुझ में जो चेंज आएगा वो इसमें नहीं आएगा। इसका इनर्शिया इसको वही रखेगा जिस पे मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, इनर्शिया इसको वही रखेगा। 10 मीटर पर सेकंड था, 100 मीटर जो भी था। लेकिन जब मैंने इसको फेंका, लेकिन मेरा मूविंग सिस्टम एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मीन कि मेरा मोशन बढ़ रहा है, तो इसका इनर्शिया की वजह से वही रह जाएगा और मेरा बढ़ जाएगा, तो मैं आगे निकल जाऊंगा और ये मेरे। सो एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विल फॉल बिहाइंड। समझ आ गई है? डिसेलरेटेड मोशन हो तो मुझ में डिक्रीज आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर डिक्रीज, बिकॉज इसका इनर्शिया तो उसे वही पर रखेगा, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया है, सो ये मेरे आगे गिरेगा। अब यहाँ एक्सेलरेटेड कहा है,
सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश, बिहाइंड। एंड माय डियर स्टूडेंट्स 100 एंड कम क्वेश्चन वाले मखाना 127, the correct option is C. Let me entertain question number 128 for you. Newton's laws applicable in only inertial frames. No only Newton's law, Hooke's law, Ampere law, each and everything. The golden statement of Einstein that we can stop time, even relativity, even the fact, time dilation, mass dilation, each and everything finding discovered and evaluated in physics only applicable in inertial frames. No a single statement of physics can be applicable in non-inertial frames. Non-inertial frames में किसी भी लॉ का कोई एप्लीकेशन नहीं है, सारे लॉज गलत आते हैं। तो न्यूटन लॉज भी ओनली इनर्शियल फ्रेम्स, ऑप्शन ए। 129 129 क्या फरमाता है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ। तो जब इन्होंने कहा पाथ क्या है? क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है और डिस्टेंस नॉन जीरो होता है, और जीरो और नॉन जीरो का आंसर हमेशा हमेशा जीरो होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है बी 130। डियर स्टूडेंट्स, एक गाड़ी है, मूव कर रही है, यह अच्छा लॉजिक है। पहला स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और चौथा स्पीड है 4 मीटर पर। और आपसे फरमा रहे हैं कि इस बार ये मोहतरम के डिस्प्लेसमेंट और टाइम, हाँ डिस्टेंस और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ का शेप कैसे आएगा। सो मैं प्लॉट करूंगा, जो आएगा वही लूंगा। ये जीरो, ये 1 सेकेंड, ये एक और सेकेंड, ये एक और सेकेंड, ये एक और सेकेंड, 4 ही सेकेंड है, बस काफी है। ये लेट मी कंसिडर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, इस तरह जाएं। शेप ऑफ ग्राफ के लिए 2 पॉइंट्स ही काफी है, 3 काफी है। अच्छा, 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में तो ये 1 सेकेंड और ये 1 मीटर, तो दोनों का ये पॉइंट मिला। ये लो 1 सेकेंड और ये लो 1 मीटर, तो का जॉइंट पॉइंट मैंने ड्रा किया। फिर 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि फिर अगले 1 सेकेंड में कितने मीटर, तो 1 और सेकेंड, और अब 1 2 2 मीटर। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सो द पॉइंट ऑफ 10 विल बी लाइक दिस। फिर इसका मतलब है कि अगले 1 सेकेंड में कितने मीटर, तो मैं 1 सेकेंड इस तरफ लूंगा, लेकिन इस पॉइंट से 3 मीटर, 1 2 एंड 3। सो द पॉइंट आई विल गेट इज लाइक दिस। आप सही सही ड्रा करें, आप सही सही ड्रा करें और रूलर से ड्रा करें, यू विल गेट अ शेप लाइक दिस। समझ आ गई है? सो इट इज इंक्लाइंड शेप, ये मैंने रूलर से नहीं लिया। द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। पॉइंट का नाम ड्रा कीजिएगा जरूर, रूलर से ड्रा करें। ऑप्शन ए सही है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 131। आप रूलर वगैरह यूज करें, सही आएगा आपके पास। 131 फरमाता क्या है? ये फरमा रहा है कि 2m की बॉडी है, मैं इसको इधर सॉल्व करने वाला हूं। लेट मी सॉल्व इट हियर। सो क्वेश्चन नंबर 131, इसका आइडिया क्या है? थोड़ा कैलकुलेशन लगता है। एनी हाउ, एक बॉडी है जिसका मास 2m है, मैं ड्रा करूंगा ताकि मेरे लिए आसान हो। 2m की बॉडी है, 3v वेलोसिटी से जा रही है, तो एक और बॉडी से टकरा रही है और उसका मास है m और रेस्ट में है। तो यहाँ एक और बॉडी है m और ये बॉडी है मोहतरम रेस्ट में मौजूद है। चलो ठीक है, टकरा गए। टकराने के बाद कह रहे हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन दे स्टक। तो चलो जनाब, 2m और 1m combinedly become one body. Okay, now both of them combinedly are 3m. स्टक हो गए और स्टक होने के बाद इनकी एक ही वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। आपसे मांग क्या रहे हैं? व्हाट विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप जानते हैं कि इनिशियल काइनेटिक माइनस, व्हाई यू आर सेइंग इनिशियल माइनस फाइनल, व्हाई नॉट यू आर सेइंग फाइनल माइनस इनिशियल। स्केलर्स का लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, और गेन हमेशा फाइनल माइनस ये स्केलर में होते हैं। वो वेक्टर्स होते हैं जिसमें हर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल लोगे, चाहे वो लॉस हो चाहे वो
अगर मैं कहूं व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो ये आप पर हराम हो जाता है कि आपकी इनिशियल माइनस फाइनल है। समझ आ गई है? चाहे इनिशियल ज्यादा ही क्यों ना हो, बट द चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज वीएफ माइनस वीआई। वेक्टर्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है। स्केलर्स में लॉस हो तो इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये स्केलर है जनाब। सो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है? रेस्ट में है। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वही दरअसल कौन सी एनर्जी है? इनिशियल। तो बताएं, हाफ की जगह हाफ, मास की जगह क्या आया है? 2m, और वेलोसिटी की जगह 3v²। ये मैंने इनिशियल की वैल्यू पुट की, माइनस अपनी जगह पर इसलिए इसमें पुट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अब बताओ, फाइनल इस जगह की है ना, यहां जो काइनेटिक है वो फाइनल है, लेकिन आप साथ दे रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी में 1/2, तो काइनेटिक एनर्जी का अपनी जागीर है, इसकी हाफ हो गया, और मास कितना हो गया? कंबाइन है 3m। वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन पुट करनी होगी, कंबाइन वेलोसिटी। अब कंबाइन वेलोसिटी को अपने तरीके से सॉल्व करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा है कंबाइन वेलोसिटी इज नेट मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास। नेट मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास, मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा है। कोई G4 G5 का स्टूडेंट है? शाबाश। सॉरी, वो ब्रांच 2 में जो हमारी क्लास होती है 1 से 2 तक, स्टूडेंट को आया है? आपको पढ़ाया था जनाब, डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ये वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन का बेसिक फार्मूला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब नेट मोमेंटम क्या है? ये मोहतरम बॉडी तो रेस्ट में है, तो इसी का मोमेंटम दरअसल कौन सा मोमेंटम है? नेट, क्योंकि दूसरी बॉडी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। जब दूसरी पार्टिसिपेट करेगी तो सेम डायरेक्शन में ऐड करोगे और अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट करोगे। फिलहाल नहीं पार्टिसिपेट कर रही, तो नेट में मोमेंटम मास कितना आता है प्लीज? 2m। वेलोसिटी कितनी आ रही है? 3v, और टोटल मास m + 2m कितना बनता है? 3m। सो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन 3 2s are 6mv divided by 3m, mm cancel, so velocity of combination is v by 2, सॉरी चेंज आ गया ना, 3 1s are 2 2, कितना बनता है वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन? 2v। अब समझ आ गई है? तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन की जगह में क्या पुट कर सकता हूं? अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। ये 2 और 2 कैंसल, 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9mv² माइनस ये 2 और 2, इसके ऊपर स्क्वायर है जनाब, स्क्वायर ना भूलिएगा। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 3 जार, तो ये 12/2 है डियर स्टूडेंट्स, और साथ में क्या है? mv², लेकिन 12/2 कितना बनता है? 6, एंड द आंसर इज 3mv²। कितना बनता है? सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 3mv²। मुझसे कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई ना जी? तो नान तो है ना, नान ही है ना, क्यों हर्ष? नान ऑप्शन है ना, 9 नहीं। अच्छा, जो बच्चे इसको 9mv² लेते हैं वो ये समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन के बाद ये रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन लॉ बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये बताता है कि ये 2v से मूव करेंगे। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो समझ गए हो, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो इधर हम टॉपिक नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समझ आई? अब अगर मैं आपको ये भी सिखाऊं कि वो कैसे आता है और ये भी सिखाऊं कि ये कैसे आता है, तो ये तो फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर तो एमसीक्यू नहीं है ना। ये कैसे आते हैं ये आप टॉपिक्स में पढ़ते हो, इधर सिर्फ अप्लाई करते हो डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है 3mv²। 3mv² और करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, करेक्ट ऑप्शन है डी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू फोकस हियर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 प्लीज। 132 क्या फरमाता है? एक बॉम्ब है 2 किलोग्राम का होगा, ये बॉम्ब है जनाब, और इसका मास है 2 kg। कुछ भी मोशन का नहीं कहा, तो इनिशियली किस हालत में है? रेस्ट में। अचानक 2 टुकड़े हो गया, ये 2 टुकड़े हो गया ये बॉम्ब, और एक टुकड़ा 1.5 kg का और एक टुकड़ा 0.5 kg का, और दोनों अपोजिट गिरेंगे। अगर 1.5 kg की जो वेलोसिटी है कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो, तो बताओ कि इसकी वेलोसिटी नहीं मांगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 kg मास? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का पता तो तब चलता है जब मास भी मालूम हो, वेलोसिटी भी मालूम हो। मास का तो पता है 0.5 है, वेलोसिटी का तो नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मालूम करेंगे।
इन दोनों का मोमेंटम हर हाल में सेम होना चाहिए। वजह, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो फाइनली दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, तो कैंसिल करके फाइनल भी क्या होगा, जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंप्लाइज कि जो मोमेंटम इसका होगा वही मोमेंटम इसका होगा, यानी मोमेंटम ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, और वन का मोमेंटम m1 1.5 वेलोसिटी 2, इसका मास m.5 वेलोसिटी आप ढूंढ रहे हो ताकि काइनेटिक मालूम कर सको। सो v की वैल्यू पुट करें, ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 आता है, 3 बाय 0.5 6 आता है, 6 आता है, इससे आता है 6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन कि इसकी वेलोसिटी 6 है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ, मास 0.5 है और 0.5 और 6 स्क्वायर, 0.5 इज 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 4 इज 9 जूल। कितने बनते हैं, 9 जूल। समझ आ गई है, क्या इसमें है, नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ दीज। आप समझ गए हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 133। डोंट टॉक प्लीज। 133 क्वेश्चन क्या फरमाता है, फोर्स और टाइम का ग्राफ स्लोप उसका क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर एक फोर्स है और एक टाइम है, तो जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ के स्लोप से कौन सी क्वांटिटी आती है, नन ऑफ दीज। क्यों, वजह, क्योंकि स्लोप होता है यूनिट अलोंग y डिवाइड बाय यूनिट अलोंग x, यूनिट अलोंग y डिवाइड बाय यूनिट अलोंग x। तो यूनिट अलोंग y क्या होता है, यूनिट अलोंग y न्यूटन है और यूनिट अलोंग x सेकंड है। देयर इज नो क्वांटिटी अवेलेबल हैविंग अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर सेकंड। समझ आ गई है। देयरफॉर स्लोप ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स नो क्वांटिटी, ये कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता। ऑप्शन डी ठीक है। 134 फॉर यू। एक रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप है, वो नीचे गिर रहा है विथ 3 मीटर पर सेकेंड, और इसी वक्त एक गाड़ी वाला है सरफेस ऑफ अर्थ पे राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी भी 1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बता दीजिए कि ड्राइवर को इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी। हमेशा नेट वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो नेट का तरीकेकार पैथागोरस है, एंड दैट इज फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ड्राइवर को जो नेट वेलोसिटी मालूम होगी, चूंकि ये 90 डिग्री पर है, इससे पैथागोरस से हम ले रहे हैं। द आंसर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड द आंसर इज 5, एंड द करेक्ट ऑप्शन इन 134 इज ऑप्शन सी। 135 हमारे पास है। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज 300 है, उसी वेलोसिटी से फेंको तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट, तो हाइट इज आर मैक्सिमम बाय 4, और 300 बाय 4 से क्या बनता है, 75 मीटर। इसमें है, अवेलेबल है, बी है। 136 एक बॉम्बर है, इसमें 136 का आइडिया आपके नाम देखिएगा। ये एक बॉम्बर है, ये जमीन का सरफेस है, और ये बॉम्बर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है, सीधा जा रहा है 120 मीटर पर सेकेंड से, और अचानक इसने बॉम्ब गिराया। तो आपसे कह रहे हैं कि बॉम्ब गिरेगा गिरेगा, क्वेश्चन किधर गया, 136। तो ये है 1 आवर। When jet bomber drop a bomb of mass 2 kg, doesn't matter mass, after 4 second what will be, अच्छा 4 सेकेंड। यहां से बॉम्ब गिराया गया, बॉम्ब नीचे गिर रहा है, फर्ज करो यहां 4 सेकेंड गुजर गए, तो इस मुकाम पर इस बॉम्ब में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट में चेंज, तो जो टॉप पे हॉरिजॉन्टल वैल्यू थी वो बॉटम तक हॉरिजॉन्टल वैल्यू बरकरार रहेगी। 4 सेकेंड नहीं, 14 सेकेंड भी गुजर जाए, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन्स सेम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 120 मीटर पर सेकेंड, एंड करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए हैं, ऑप्शन बी होगा। वी आर डीलिंग 137 फॉर यू। 137 प्लीज। 137 क्या फरमा रहा है, ये फरमा रहा है कि एक गाड़ी है 1000 किलोग्राम की,
सॉरी 1000 kg मीटर पर सेकंड यानी मोमेंटम है। इससे गाड़ी 10 मिनट तक चलती रहे, 20 तक चले कोई हर्ज नहीं। ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, ठीक है, गाड़ी को रोका गया 5 सेकंड में। व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स? तो ये भी कोई क्वेश्चन है, देखिएगा। F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय, क्वेश्चन है मतलब है कि मुश्किल है, ऐसा तो मुश्किल क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। तो डेल्टा P बाई T, और डेल्टा P बताओ गाड़ी रुक गई है, तो रुकने का मतलब है कि फाइनल 0, तो चेंज उतना ही है जितना इनिशियल है। समझ आ गई है ना? सो इट मीन इनिशियल कितना है 1000 और टाइम कितना है 5। द करेक्ट ऑप्शन इज 200 न्यूटन। ऑप्शन है इसमें ए, ठीक है। 138 डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि वीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल है। मैं ऊपर ड्रा करूंगा। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं जनाब? 138। ये फरमा रहा है कि फर्ज करो एक बॉडी ने मोशन किया, एक ही मोशन के लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसे बना, तो बताओ कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कैसे होगा? तो देखिएगा, ये 0 सेकेंड, प्लीज साथ दें, ये वैल्यू लेट मी कंसिडर रिप्रेजेंट 10 मीटर पर। तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ मीन के 0 सेकेंड पर वही वेलोसिटी, 5 सेकेंड के बाद भी वही वेलोसिटी, 10 सेकेंड के बाद भी वही वेलोसिटी। तो द हॉरिजॉन्टल ग्राफ मीन के वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, और जहां वेलोसिटी में चेंज 0 हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस इंप्लाइज के उस मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम और एक्सेलरेशन का ग्राफ आप एक्सेलरेशन एक्सिस पे वैल्यू ले नहीं सकते, हराम हो गई है। समझ आ गई है? एक्सेलरेशन क्या है 0, तो इट मीन के ग्राफ इस तरह जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? सिर्फ टाइम गुजर रहा है, बाकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सही है। 139 ये फरमा रहा है बॉल है 40 kg मीटर पर सेकेंड, वही इनिशियल मोमेंटम, रुक गया, किसी प्लेयर ने रोका, 5 सेकेंड में फोर्स कितना है? तो उस पहले क्वेश्चन की कॉपी है। F इज डेल्टा P बाई T। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी फाइनल मोमेंटम 0, तो सिर्फ इनिशियल ही चेंज होगा, और कितना है 40 और 5, द आंसर इज 8 न्यूटन। 8 न्यूटन क्या इसमें है? तो ऑप्शन सी सही है ना। 140, एक मोटरिस्ट है ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इफ ही हैड बीन ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, what distance could be he bring the car to rest using the same braking force? शाबाश, what is your answer? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच कहूं तो टेक्निकल क्वेश्चन है। ये गाड़ी है, प्रूफ कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म लास्ट में बता दूंगा, लेकिन प्रूफ कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। ये वही गाड़ी दोबारा है। सो सेम गाड़ी, सेम ड्राइवर, सेम सिस्टम। पहले ये गाड़ी जा रही थी मीटर पर सेकेंड से, ड्राइवर मोहतरम ने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने में सुने, ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकते रुकते कवर कर गई कितना डिस्टेंस प्लीज? पहला डिस्टेंस एस कितना है? 10 मीटर में गाड़ी रुक गई। अगली बार ये इस बार नहीं सुधरा, तो अगली बार ये 10 मीटर पर सेकेंड के बजाय गाड़ी को 30 मीटर पर सेकेंड से ड्राइव कर रहा है। अब वही ड्राइवर दोबारा उसी फोर्स से ब्रेक लगा रहा है। क्या गाड़ी और ड्राइवर का मास चेंज हुआ? वेरी नाइस। क्या फोर्स चेंज हुआ? और फोर्स और मास सेम रहे तो एक्सेलरेशन सेम, यानी दोनों केसेस का एक्सेलरेशन मस्ट बी ट्रीटेड सेम, क्योंकि मास भी सेम, फोर्स भी सेम, तो एक्सेलरेशन भी A इज इक्वल टू F बाई M, दोनों सेम है तो लिहाजा एक्सेलरेशन भी सेम। फिर वही फोर्स लगाया, यानी उस एक्सेलरेशन के साथ ये दोबारा रुकना चाहता है। लेकिन अब बताओ कि जाहिर स्पीड ज्यादा है, सब समझते हैं,
कि ज्यादा स्पीड से रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा अब जो डिस्टेंस में रुकेगा वो S2 कितना होना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म है जो भी है रहने दें, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हो कम खाना से इजाजत है। उधर तो क्लास में भी कोई गुमसुम से होते हो, इधर भी को रहे हो, एनी हाउ। अच्छा जनाब ये है, तो S2 S1 और S2 और इसका सोल्यूशन चाहिए मुझे, जड़ से रूट से सोल्यूशन चाहिए। लास्ट में बता दूंगा किस तरह शॉर्ट कर दें। देखो मुझे एक इक्वेशन मालूम है 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², आपको भी मालूम है। मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख रहा हूं, आप चाहे खुश हो चाहे खफा हो, यह आपका पर्सनल मैटर है, सही है। तो जनाब ये है, दो बार मैंने इक्वेशन लिखा। अब इन इक्वेशंस में दोनों बार गाड़ी रुक गई है, और जब गाड़ी रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी की कोई अहमियत बाकी, और माइनस भी सिर्फ माइनस साइन ओनली शोज दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, द कार इज डिसेलरेटिंग, द कार इज, तो माइनस को भी मंजर आम से हटा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब इट मीन के ये मुकम्मल इसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और पहले केस में ये S1 है तो मैं इस मोहतरम को, और इसको S2 तो इसको V। अब आप समझ गए हैं कि 2 वैल्यू है, ए सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। S1 हमें मालूम है, V1 हमें मालूम है, V2 हमें मालूम है, सिर्फ और सिर्फ क्या दरकार है, तो जनाब आला टेकिंग द रेशो ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन, तो 2A और 2A क्या हो जाएगा, कैंसल डियर स्टूडेंट्स। तो हमें मिल जाएगा S1 बाय S2 इज V1 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 स्क्वायर। अब बताओ क्या चाहिए, S2 चाहिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, द शॉर्ट फॉर्म इज S2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता था S1 V2 स्क्वायर डिवाइड बाय V1 स्क्वायर। समझ आ गई है। अब वैल्यूज पुट करो, पता चल जाएगा। S1 कितना था 10, V1 कितना था 10, और V2 कितना है 30, संगा खाना। तो ये V2 है ना, तो 30 नहीं लिखा, नजर आ रहा है या नहीं? हाँ, चश्मे लगा दीजिए, कमजोर हो गई नजर अभी से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, तासुपोश खाना, समझ तो आ गई है ना। बाकी सोल्यूशन है, कर लो खुद, इसमें क्या हर्ज है। तो जनाब आला 10 स्क्वायर इज 100, और ये हो गया 10 30 30 लिख सकता हूं, और 10 और 10 लिख सकता हूं, एक 10 को ले ओढ़ा, एक 0 को ले ओढ़ा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन दिस टाइम वो कहां रुकेगा, 90 मीटर दूर जाके रुकेगा। मेरी बात समझ गए है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो देखिएगा, पहले V1 कितना था प्लीज, 10 था, अब V2 कितना है 30, कितने टाइम चेंज आया, तो स्क्वायर के साथ रिलेटेड है तो 3 का स्क्वायर, और 9 टाइम डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो पहले 10 मीटर में रुकता था, अब 90 मीटर में। समझ आ गई है। इट इज द शॉर्ट फॉर्म, लेकिन इट इज द बेसिक सोल्यूशन। इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने इसलिए आपके लिए सॉल्व किया। एनी हाउ लेट मी प्रोसीड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, बी क्विक शाबाश, 141 आपके लिए। When we kick a stone we get hurt, हाँ तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। It happens due to reaction, किस वजह से होता है, रिएक्शन, ऑप्शन सी। 142, a car travels a distance s on a straight road in 2 hours and then returns to the starting point in the next 3 hours, वेलोसिटी का एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल, और क्लोज पाथ का टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो इट मीन द नेट वेलोसिटी, सॉरी द एवरेज वेलोसिटी इज 0, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 143, what is the force experienced by a projectile after the initial force that launched into the air in the absence of air resistance? Only gravitational force, air resistance के बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये ए ठीक है। 144 आपके नाम। मास इज डबल इन वेलोसिटी इज हाफ, मास डबल कर दो, वेलोसिटी हाफ कर दो, तो मोमेंटम क्या होता है प्लीज, mv। गौर करें, मास डबल वेलोसिटी हाफ, तो 2 कैंसल, मोमेंटम पे कोई असर, तो वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें मोमेंटम के साथ सेम लिखा हो। अब काइनेटिक के लॉजिक से के तो हाफ m v स्क्वायर, गौर करें, मास डबल वेलोसिटी हाफ,
तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/4 होगा ना। तो देखो इधर 1/4 आया, ऊपर 2 आया, बाकी जो है ये 2 मास का है 1/2 mv²। अक्सर वारदा कैंसिल की, अगर ये कैंसिल करोगे तो काइनेटिक कैसे बनाओगे, ये काइनेटिक का हिस्सा है, तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी और ये कैंसिल, तो 1/2 यानी काइनेटिक क्या हो जाएगी हाफ, काइनेटिक हाफ हो जाएगी, मोमेंटम सेम रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा, मोमेंटम रिमेन सेम एंड काइनेटिक डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, सी से ही देखा ना। 145 आपके लिए, मोमेंटम डबल एंड मास इज हाफ, द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। सो जनाब आला आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हम 145 सॉल्व कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है p² डिवाइड बाय 2m। अब जो होगा वो देखा जाएगा, प्लीज देखिएगा। कहा कि मोमेंटम डबल है या हाफ है, डबल, मोमेंटम के साथ 2 लगा लेना और मास के साथ क्या लगा लेना हाफ, तो देखो क्या बनता है आप बताएं, 4 की जगह 4 p² और मास का ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2m। ये 2 मास से आया क्योंकि वो हाफ हुआ था तो ऊपर मल्टीप्लाई है, और ये 4 मोमेंटम के डबल के स्क्वायर से आया। तो इट मीन कि इब्तिदा में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्ज करो E थी, कितनी थी, और 4 2s क्या बनता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फर्ज करो कितनी हो गई, 8 टाइम्स हो गई। अब परसेंट चेंज का जनरल फार्मूला, दुनिया का हर परसेंट चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, हर परसेंट चेंज का जनरल फार्मूला। ये परसेंट चेंज का जनरल मीन के हर परसेंट चेंज पे एप्लीकेबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल कितना है 8e, इनिशियल कितना है e, और इनिशियल e मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7e बाय e मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 700%। और इसमें है ना क्या है ऑप्शन 144 में, 45 में डी आता है। 146 आपके लिए, एक बॉडी है और एक हाइट 40 मीटर से गिरा दी गई है, लॉस इन पोटेंशियल इज 200 जॉल, रिजल्ट गेन इन काइनेटिक इज 160, देन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। तो सिंपल सी बात है, जितना काइनेटिक और पोटेंशियल के लॉस और गेन में फर्क होगा उतना वर्क होगा। कुछ समझ आ गई है, फिर से बोलूं, कितना मजे का शेर है फिजिक्स में, देखो जितना पोटेंशियल के लॉस और काइनेटिक के गेन में फर्क होगा उतना वर्क होगा। समझ आ गई है। सो मैं कहूंगा फर्क कितना है, शाबाश, पोटेंशियल का लॉस 200 है और काइनेटिक का गेन 160, फर्क कितना है। सो मैं क्यों ना लिखूं जनाब, इतना प्यारा शेर बन गया, तो वर्क इज इक्वल टू फर्क। समझ आ गई है, वर्क इज इक्वल टू फर्क, और वर्क है FH, फ्रिक्शन का वर्क, एयर फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा FH, और डिफरेंस कितना है, फर्क कितना है 40, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 बाय H, 40 और हाइट कितना है 40 है ना, 40 बाय 40, द आंसर इज 1 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा 1 न्यूटन लगेगा। और 146 में क्या आता है प्लीज, 146 में ऑप्शन ए आता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। One 147, क्या कहता है, ये फरमाता है कि बॉडी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड। सब जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड इज S3, और सबसे अच्छे लफ्ज है 3rd ऑड A डिवाइड बाय 2। समझ आ गई है। यहां 4th सेकेंड हो तो 4th ऑड, 5th सेकेंड हो तो 5th ऑड, 6th सेकेंड हो तो 6th ऑड, बाकी 8 को पेज नहीं करना। आज जानते हो ना 2 4 6 8 10 नहीं होते। अच्छा 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है फर्स्ट ऑड, ये क्या है और ये क्या है, तो S3 में 3rd ऑड है तो 5A बाय 2। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है, आप पुट कर लीजिए 147 एक्सेलरेशन अबाउट यूनिफॉर्मली, अच्छा लिखा है, डायरेक्ट ही लिखा है 5A बाय 2, ठीक है, ऑप्शन सी सही है।
148 प्लीज। आप गलत जगह बैठे हो ना, देखो यहाँ जगह खाली, जाके उठ जाए, शाबाश उधर बैठ जाए। मैं इसको इधर कर नहीं सकता हूँ, कैमरे से हट जाएगा। लेफ्ट साइड पे कभी ना बैठे जब राइट साइड पे इतनी जगह अवेलेबल है। यकीन करें इस राइट साइड पे वो लास्ट वाला ज्यादा सुनता है, ज्यादा सीखता है, और इधर फर्स्ट वाला स्टूडेंट नहीं सुनता, सुन भी लेता है तो देखता नहीं है। समझ आ गई है? ट्राई टू गेट फोकस हेयर। समझ आ गई है ना? दिस साइड वैल्यूज वर्क हुई। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है? एक बॉडी है ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ 30 मीटर ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। सो जनाब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये है जमीन का सरफेस, यहां पर है बॉडी, और बॉडी का टोटल हाइट कितना है? 40 मीटर। गिर गई और बॉडी का मास गिवन है 140, मास तो गिवन होना चाहिए ना। ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल जी इज 10, व्हाट इज द वेलोसिटी? अच्छा हाइट 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 50 मास होना चाहिए, आसान हो जाता। तो ये बॉडी यहां से गिर रही है, नीचे आ रही है 50 मीटर पर, उससे गिराई गई। अच्छा जनाब ये गिर रही है, अगर ये एक ऐसी जगह पे रुक जाए जहां पर हाइट कितना हो 30 मीटर, तो इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ठीक है, अच्छा है, अगर मास गिवन होता तो मैं इसको एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता। लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, वो ज्यादा इजी होता। लेकिन अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करूंगा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है जो आप मालूम कर रहे हो, वो क्या होगी? और इनिशियल से फाइनल तक इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। कितना रह गया है? कितना था? तो कितना था पहले? 50, अब कितना है? तो कितना गुजर गया? ये वो है जो कवर हुआ, दैट इज 20 मीटर। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना। तो 2g और s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 की जगह 2, g की जगह 10, s की जगह 20 पुट करोगे। अच्छा जो कवर हुआ वो है, तो 20। फाइनल ढूंढ रहे हो, इनिशियल 0 था, रहने दें। तो फाइनल इज इक्वल टू द रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 100, सो राजी 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400, एंड द आंसर इज 20 मीटर पर। इसमें है, अगर है तो अच्छा है। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 148 में भी आता है। अच्छा 149 आपके साथ शेयर करूंगा। 149 क्या फरमाता है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंज फ्रॉम 10 to 20, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? तो जनाब आला दुनिया जानती है कि डेल्टा पी इज एम डेल्टा वी। पी जनीदा तो इक्वेशन में चलता बस्तर को कहते हो, हाँ, पी इज इक्वल टू एम वी जानते हो। तो जैसे मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, लिहाजा जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी तो चेंज इन मोमेंटम। तो टेकिंग डेल्टा ऑन बोथ हैंड साइड लिया है। एनी हाउ द चेंज इन मोमेंटम, मास कितना है प्लीज? 149, बी क्विक, 2 है, और चेंज कितना है? 20 माइनस 10 इज 10, तो द आंसर इज 20 यूनिट्स, और करेक्ट ऑप्शन बी है। 150 आपके लिए। एक बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा, या ऑल पॉसिबल? शाबाश, ना 150 दे। हाँ, माफी वालम। 150 100 न्यूटन फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी ऑफ 2 kg एट रेस्ट, ठीक है। व्हाट इज इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड? सो जनाब आला फोर्स लगा है 100 न्यूटन, प्लीज साथ दें। मास मोहतरम है 2 किलोग्राम का होगा, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, रेस्ट है, और फाइनल वेलोसिटी आप बता दीजिए जबकि टाइम आपको मिला है कितने सेकेंड? कौन सा इक्वेशन सूट करता है? फर्स्ट इक्वेशन, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस AT, लेकिन A इज फोर्स डिवाइड बाय मास, वी आई क्या है? 0। तो फोर्स की वैल्यू 100, टाइम की जगह 2 और मास की जगह 2, इट मीन इट इज 100 मीटर पर सेकेंड। और क्या ऑप्शन है ना? 150 किधर है? 150 ऑप्शन ए सही है। 151, अच्छा इसका आंसर बताएं प्लीज। एक बॉडी पर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो सकती है, और इसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो। समझ आ गई है कैसे? बहुत आसान सी बात है। ये बॉडी है और ये जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और
इसका मास है 2 kg, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 2 2s are 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये वो हालात है जब मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये कौन से मोशन में होगी प्लीज? यूनिफॉर्म मोशन में। विदाउट फोर्स मोशन इज यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। क्या है शाबाश? जीरो। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगा दूं, तो आप सब जानते हैं मैंने सेम डायरेक्शन में लगाया, तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? वेलोसिटी इंक्रीज तो ए पॉसिबल, और वेलोसिटी बढ़ जाए तो मोमेंटम बी, तो बी पॉसिबल। और फोर्स और एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इट मीन ऑल आर पॉसिबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सही है। 152 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन बॉडी इज, तो जनाब आला ये बॉडी ये मोहतरम पहले यहां से यहां आई है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है 5 मीटर, फिर इधर से इधर गई है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है 6 मीटर। और आप बताइए कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो pythagoras थ्योरम आपको मुबारक। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट, नेट डिस्प्लेसमेंट अंडर द रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना बनता है? 25 प्लस 36 अंडर रूट 71, 61 अंडर रूट। इसमें है या नहीं है? है। ऑप्शन डी ठीक है। 153 वी आर ऑन द वर्ज ऑफ 153। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ? तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना हो सकता है? आप पहले देखो ग्राफ किस चीज का है। सो ग्राफ है वेलोसिटी का और टाइम का, और शेप ऑफ द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। इसके सामने इधर 10 लिखा है, इसके इधर 5 लिखा है और इधर 10 लिखा है। तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है, पढ़ा है ना, ग्राफ में पढ़ा होगा, ये जो एरिया आता है जनाब, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा है। सो पहले ये ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस परपेंडिकुलर, 1/2 बेस 0 से 5 तक कितना है? 5। परपेंडिकुलर 10 स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 स्क्वायर कहाँ बनता है? परपेंडिकुलर है ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50/2 बड़ा था 25 से। अब ये क्या है? 5 से 10 तक कितना है? और ऊपर 10 है, 10 5 आर, तो ये 50, तो टोटल एरिया कितना बनता है? द डिस्प्लेसमेंट इज 75 मीटर। ऑप्शन सी सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 153 आप सॉल्व कर चुके हो जी? अच्छा, हम सॉल्व कर रहे हैं 154। प्लीज साथ दे मेरा, जल्दी करें। व्हाट इज द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ? वर्क और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या आता है? पावर, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू y बाय एक्स, और वर्क है तो जॉल और टाइम है तो सेकेंड, और जॉल पर सेकेंड इज वाट, और वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। सो ए आता है ना 155 प्लीज। 155 द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायरेक्शन ऑलवेज। वही रूल याद है, अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया था स्टार्ट में, इब्तिदाई में। तो फोर्स और इम्पल्स, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, तो इम्पल्स और फोर्स के दरमियान तो इक्वेशन मौजूद है कि इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर इम्पल्स एक वेक्टर है, फोर्स दूसरा वेक्टर है, और इसके अलावा बाकी सब क्या है? तो इनका डायरेक्शन हमेशा के लिए सेम हो सकता। समझ आ गई है? अब दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आप फोर्स और मोमेंटम का कोई इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन बताओ जिसके लेफ्ट साइड पर फोर्स हो, राइट साइड पे मोमेंटम हो, बाकी सब स्केलर हो। यू कैन नॉट डिराइव। आप डेल्टा पी बाई टी बता रहे हो। अगर आप ये क्लिक कर रहे हो तो आप ये ले रहे हो कि सर मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम आर सेम। क्या ये सेम चीजें हैं? आपने वेक्टर नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते कि कभी कभार एक क्वांटिटी खुद दाएं तरफ होती है और उसका चेंज बाएं तरफ होता है। सुना है या नहीं? एक क्वांटिटी राइट की तरफ होती है और उसका चेंज अपवर्ड बना सकते हो। समझ आई है? सो चेंज इन वेक्टर जो है वो टोटली डिफरेंट क्वांटिटी होती है। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी अगर सेम होते तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम क्यों नहीं कहते, हमेशा चेंज इन वेलोसिटी क्यों कहते हो? कुछ समझ आ गई है? आप इस इक्वेशन में जितनी भी कोशिश करोगे, आप अगर मोमेंटम बनाना चाहो नहीं बना सकते, इसमें मोमेंटम नहीं होता। समझ आ गई है?
फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ऐसा इक्वेशन ला ही नहीं सकते जिसमें इन दो के अलावा बाकी सब स्केलर हो। ट्राई जरूर कीजिएगा। और अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया है इजीली जजमेंट के लिए। अब अगर आप कहते हो कि सर मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो सकता है, तो देखिएगा मैं आगे जा रहा हूं, मेरा मोमेंटम आगे की तरफ है और मैं जा रहा हूं, वहां से किसी ने पकड़ के पीछे खींचा, कहां जा रहे हो, अभी तो 50 इंच रहते हैं, समझ आ गई है। तो देखो मैं आगे जा रहा हूं, मेरा मोमेंटम टूवर्ड्स राइट है, लेकिन मुझ पर लगने वाला फोर्स किस तरफ हो सकता है, समझ आई है। वो फोर्स मेरे मोमेंटम में जो चेंज लाएगा वो मस्ट बी देयर, लेकिन मेरा मोमेंटम उस तरफ। तो रियली इट इज पॉसिबल कि फोर्स और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में ना हो, लेकिन चेंज इन मोमेंटम और फोर्स हमेशा, क्योंकि मोमेंटम फोर्स से पैदा नहीं होता, मोमेंटम विदाउट फोर्स भी होता है। यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स नहीं होता, मोमेंटम होता है, समझ आ गई है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम सिर्फ फोर्स से पैदा होता है। फोर्स नहीं लगाओगे, चेंज इन मोमेंटम का ख्वाब आपका अधूरा रहेगा। कुछ समझ आ गई है ना। सो आप सीख गए हो जनाब, इतना डिस्कशन ठीक नहीं होता, आपको इस पे अमल करना चाहिए, समझ आ गई है। तो फोर्स और मोमेंटम गलत है, जिसने ऑप्ट किया गलत है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अभी है, मैं उस तरफ जा रहा था, मेरा डिस्प्लेसमेंट उस तरफ था, किसी ने मुझे पीछे खींचा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन आप इसका इंपल्स के साथ कभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 156। काइंडली बताएं शाबाश, किस मोहतरम ने ऑल ऑफ दिस दिया था 155 में? कोई बात नहीं, इसके बाद तो नहीं लोगे ना, बस ठीक है। 156 पे बात करते हैं। 156 क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्ड इन 0.1 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? तो एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi डिवाइड बाय पदे हुटोल खलक हुई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 156 किधर है भाई? 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 0.1, तो माइनस 10 बाय 0.1 इज माइनस 100। माटी को लिख लो। हाँ, ऑप्शन ए सही है। 157 प्लीज। द यूनिट ऑफ इंपल्स इन टर्म्स ऑफ जूल सेकेंड। इन टर्म्स ऑफ जूल्स, तो इंपल्स से बराबर खानिया फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फोर्स की जगह न्यूटन इंटू सेकेंड, लेकिन जॉल लाने के लिए मीटर से मल्टीप्लाई करो और मीटर से, तो न्यूटन मीटर जॉल बन जाएगा, जॉल सेकेंड पर मीटर। द यूनिट ऑफ इंपल्स इज जॉल सेकेंड पर मीटर। करेक्ट ऑप्शन बी ठीक है। 158 फॉर यू। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? तो मैक्सिमम रेंज होता है v स्क्वायर डिवाइड बाय g, जानते हो ना, ये मैक्सिमम रेंज का शॉर्ट फॉर्म है। तो इट मीन के v इज इक्वल टू r मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय g अंडर द रूट। तो ये कितना है प्लीज? मैक्सिमम रेंज कितना गिवन है? 158, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 1000 अंडर रूट है, और 1000 अंडर रूट कितना बनता है? 31 पॉइंट समथिंग बनता है या नहीं, या गलत है? 31.6 बनता है। बस ठीक है, आप कहते हो बनता है तो बनता है, ऑप्शन बी सही है, 31.6 राउंड अबाउट। 159 डियर स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद 5। तो बताए ना, S5 क्या लिखा? कहे सर आप कहोगे फिफ्थ आर्ट मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय S5, तो फिफ्थ आर्ट, S6 तो सिक्स आर्ट एंड सो ऑन। अब फिफ्थ आर्ट क्या है? फिफ्थ आर्ट इज 9, तो 9a by 2, 9 5 by 2, the answer is 22.5. Correct option is D, 160. That's what question is 176. A freely falling body has a constant acceleration. This means constant acceleration 9.8 का मतलब है कि हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होता है। समझ आ गई है ना? 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हर सेकेंड में हो रहा है। देखो यहाँ वेलोसिटी इनिशियल क्या होती है? 0। जब ये एक सेकेंड गिर जाए तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 9.8, तो एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होगा, तभी तो g की वैल्यू vf माइनस vi डिवाइड बाय t। vf कितना है? 9.8, 0 डिवाइड बाय 1, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 कब आ रहा है? जब हर सेकेंड में वेलोसिटी या स्पीड में 9.8 का इजाफा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी सही है। 161 dear students. A car stops and then starts accelerating uniformly at rate of 3 meters. Speed of the car after 20 seconds. So सिंपल सी बात है कि एक गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या है?
एक गाड़ी की इनिशियल स्टॉप हो गया, स्टॉप मीन के फिर स्टार्ट लेगा तो इनिशियल से 0 रहेगी। टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड। आपसे कह रहे हैं 20 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बाकी और कुछ गिवन नहीं है योमेन जी। एक्सेलरेशन गिवन है a है और a है 3, सो द बेस्ट इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ये तो 0 है, a 3 है और ये मोहतरम क्या है 20 है। द आंसर इज 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन डी ठीक है। 162 आपके लिए। बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ दिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होगी जब कोई फोर्स, क्योंकि जब फोर्स आएगा तो चेंज लाएगा। समझ आ गई है ना? फोर्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ चेंज। तो फोर्स मस्ट रिमेन्स, जब तक फोर्स 0 रहेगा तब तक वो वेलोसिटी ईद मनाती रहेगी। हाँ, तो 163 कांस्टेंट रहेगी ना। 163 अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ 90 मीटर का रेंज आया, फिर वही बॉल 30 डिग्री विद वर्टिकल के साथ फेंका, रेंज विल रिमेन सेम। क्यों सेम? तो भाई मैं सॉल्व करूंगा, नहीं रेस कर रहा हूं। अब में ऐसा कोई है जिसका अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ? ऐसा कोई है जिसमें फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ? अच्छा, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 163। फरमाता है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस। पहले प्रोजेक्टाइल को इधर हॉरिजॉन्टल के 30 के साथ फेंका और ये जाके गिरा 90 मीटर दूर। अगली बार वही प्रोजेक्टाइल उसी वेलोसिटी से ऐसे फेंका कि वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है। तो जब वर्टिकल के साथ 30 हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा? लेकिन 30 और 62 प्रोजेक्शन एंगल है, इन पर रेंज, लिहाजा वर्टिकल के साथ 30 बनाओगे तो भी ये मोहतरम इधर आके गिरेगा, रेंज विल रिमेन्स। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल का 30 था, ठीक है, वर्टिकल का 30, हॉरिजॉन्टल का 60 होगा और 60 और 30 पे रेंज हमेशा सेम होते हैं क्योंकि इनका सम क्या होता है 90। तो 90 रेंज था, 90 रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 164। 164 को देखें। What is the momentum of a body of 4 kg at its highest point when thrown with a velocity of 20 at an angle of 60 degree with the horizontal? तो what is the momentum? Momentum at the top, प्रोजेक्टाइल के momentum at the top का फार्मूला है mv cos थीटा। अब तो पुट कर सकते हो। मास कितना है प्लीज जल्दी जल्दी बताएं। 4, वेलोसिटी 20 और एंगल 60, cos ऑफ 60 ये 80 होगा और cos ऑफ 61/2, द आंसर इज 40 kg मीटर पर सेकेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, ठीक है। 165 प्लीज। एक गाड़ी है 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड दिस वन, ठीक है, एंड 2/3 विद दिस वन, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। 165 को सॉल्व कर रहा हूं। आपको डिस्टेंस मिला है 1/3, डिस्टेंस मिला है 1/3 और स्पीड है v1 कितना है 20। इस तरह वैल्यू बता दीजिए प्लीज। s2 कितना है 2/3 और v2 कितना है 60। आपसे एवरेज स्पीड मांग रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, याद रखिए, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस, जानते हो ना जनरल इक्वेशन है। अब आप कहें सर t1 और t2 कहां से ढूंढ के ले आएंगे? तो जनाब आप जानते हैं s इज इक्वल टू vt, जानते हो ना, तो t इज इक्वल टू s बाई v। तो जब आप t1 लोगे तो s1 कितना है 1/3 और v1 कितना है 20, तो 3 नीचे मल्टीप्लाई होकर 1/, सो द t1 इज 1/60। t2 लोगे तो इसमें s2 होगा, s2 कितना है 2/3 और v2 कितना है 60, 3 नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइड बाय 180 एंड द आंसर इज 1/90। अब तो t1 t2 मिल गए, अब तो सिर्फ प्योर कैलकुलेशन रह गई और प्योर कैलकुलेशन इसमें पुट करें। सो द एवरेज स्पीड v1 20, t1 1/60 प्लस v2 फरमाई का नखाना, और ये क्या है प्लीज t2 1/90 और t1 1/60 प्लस 1/90।
90। समझ आ गई है? सॉल्व कर लेता हूं। तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और ये भी कैंसिल हो जाते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 बाय, ये 1/3 बन जाएगा, 1/3 प्लस ये 2/3, शाबाश। और ये क्या है? इसका एलसीएम क्या आता है प्लीज? 60 और 90 का एलसीएम क्या आता है? माखल 90 ना राजी। 30 पे सॉल्व करें तो 2 और 3, 3 2s are 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 30, 180। इसका एलसीएम क्या आता है? 180। 180 बाय 3 60, तो इधर 60 प्लस 180 बाय 3 दमासोकलो 180 बाय 63, 3 1s are 3, ठीक है, प्लस 180 बाय 92 तो 2। अब 180 ऊपर ले जाइएगा, ये कैलकुलेशन नहीं है जनाब, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लेता है, वरना 50 सेकंड का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। लेंथी कैलकुलेशन परेशान नहीं करता, याद रखिए, टफ कैलकुलेशन परेशान करता है। अगर आपके कैलकुलेशन में सिर्फ 2 स्टेप कैलकुलेशन हो लेकिन 3.4 का पावर 3 हो तो ये आपको परेशान करेगा। समझ आ गई है? आपके कैलकुलेशन में 5 स्टेप ही क्यों ना हो लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, तो अगर आपका फोकस बहाल है, यकीन करें 1 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। सो एनी हाउ क्या करूंगा, इसका एलसीएम क्या आता है? 3, और ऊपर आएगा क्या? ऊपर 1 + 2 3 आएगा ना, तो 3/3 ये रेशो है और ये रेशो होगा 5/180। अब क्या करूंगा, ये 1 हो जाएगा और 180 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 5 और ये होता है 3 और 3 36। द करेक्ट आंसर इज 36। सब की 36 डेर स्टडी कुनो 165 36 चिलावीम न पके 165 166। कभी आपने सोचा है कि फर्ज करो 2 ममालिक के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा हो 5 दिन का और दोनों सही जान मारे और सही ख्वारी करे दोनों टीम, और 5th डे पर मैच ड्रा हो जाए फिर मैच नेट उनके दिल पे क्या गुजरेगी, और स्पेशली उस बंदे पर जिसने अकेले 400 रन बनाए हो और मैच भी ड्रा हो जाए। तो ये बिल्कुल उस तरह, इतना लंबा कैलकुलेशन भी करो और आंसर भी ऑप्शन में मौजूद ना हो तो जी हाँ है, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि शुक्र है आंसर था, वरना कुछ हो जाता है इधर अच्छा 166। A player throws a ball upward with an initial speed of 29.4. Kindly focus here. What is the direction of acceleration? मला बॉडी का वरज यो कलान दीजिए। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है और ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 167 आपके लिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, और फोर्स अंडर फ्री फॉल क्या होता है? वेट होता है। तो वेट मोहतरम ठीक है, ऑप्शन डी 168 आपके लिए। 168 क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 50, ठीक है, व्हेन एंगल इज 15 डिग्री, रेंज कितना होगा जब एंगल 45 होगा? तो 15 डिग्री का रेंज 45 के रेंज के हाफ होता है, पता है ना आपको? द रेंज एट 15 इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो 45 मैक्सिमम है, यानी 15 का रेंज डबल कर दो तो इससे 100 मीटर आएगा, और 100 मीटर मीन करेक्ट ऑप्शन इज डी 169 डियर स्टूडेंट्स। यौसलो नहश पेता दासे वही का नाम तसुवा यौसलो नहश पेता अजीब लगी का नाम यौबलपुरे खान दई 169। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड इज लेस देन आर इक्वल। भाई वेलोसिटी हो और मैग्नीट्यूड और स्पीड हो तो या स्ट्रेट पाथ होगा तो दोनों इक्वल, और या कर्विलिनियर पाथ होगा तो ऊपर कम नीचे ज्यादा तो लेस देन, तो इक्वल या लेस देन, या इक्वल और या लेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? करेक्ट ऑप्शन डी है 162 और दास से हुआ गोरा ऐसे बोलते हैं, देखो 170 मेरी सेकेंड ईयर की क्लास है अभी, इसलिए 4 बजे उनको बुलाया था, बेचारे अभी तक चल रहे होंगे। 170 अ प्रोजेक्टाइल हैज अ सेम रेंज एंड हाइट एट एन एंगल ऑफ 45 हैज अ सेम रेंज एंड हाइट, दोनों सेम होते हैं 76 डिग्री पर। 171 फोर्स 10 न्यूटन है, ओके, मास 1 kg है, 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस 10 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 2 का है, फरेब है, समझ आ गई है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स,
तो फोर्स जितना है बस वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है। एंड करेक्ट ऑप्शन कितना है शाबाश, 171 में 10 न्यूटन है और करेक्ट ऑप्शन है डी। समझ आ गई है ना? आपको कहा है कि फोर्स 10 है, बाकी कुछ भी कहे कहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स ही का कह रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन वही है 10। 173 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। एक बॉडी है 172 at what speed the kinetic of body become double of its velocity। तो सॉल्व कर लेते हैं। इस पे हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। वन 172 172 फरमाता है कि काइनेटिक और वेलोसिटी मोमेंटम काइनेटिक और मोमेंटम आर इक्वल, तो व्हाट इज द वेलोसिटी? तो काइनेटिक होती है हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम होता है mv, वी कैंसल, mm कैंसल, एक v के नजर हो गया। ये 2 उस तरफ ले जाइएगा तो v कितना बन जाएगा शाबाश, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इक्वल हो, अब बॉडी द वन काइनेटिक एनर्जी बॉडी इज डबल है, तो क्यों नहीं कहते हो? जरूरी है कि मुझसे गलत करवाओ। काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ मोमेंटम, प्लीज हेल्प मी। तो ये 2 mv, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 4। द करेक्ट ऑप्शन इज 4 डी। टिक दे संगा खाना। अच्छा फिर से बोल लेता हूँ, चलो ठहर जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, सही है। मंडे न वहूद आखिरी आज सुख ऐसे न खराब हो, मैं आराम से पढ़ लूँ, आपकी इजाजत है? पढ़ सकता हूँ? ओके मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा प्लीज। एक एक लफ्ज पढ़ूंगा, प्लीज मुझे बोलने दें। 172 एट व्हाट स्पीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो मैं बता रहा हूं 172 सॉल्व कर रहा हूं ना, और 172 में ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा करें। देखो मुझसे कह रहे हैं स्पीड मालूम करो। अब ये फरमा रहे हैं कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी, पहले लफ्ज काइनेटिक लिखा मैंने लिखा, इफ द काइनेटिक ऑफ बॉडी इज डबल, तो इट मीन इज मीन इक्वल और डबल मीन 2 टाइम। समझ आ गई है? डबल ऑफ इट्स मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के 2 टाइम्स है, ऐसा नहीं कहा कि मोमेंटम इज डबल ऑफ काइनेटिक, वरना 2 इसके साथ लिख लेता। काइनेटिक का मोमेंटम के डबल है, यानी मोमेंटम 10 होगा तो काइनेटिक 20 होगी, मोमेंटम 20 होगा तो काइनेटिक 40 होगी। जी अब फरमाए। हाँ अच्छा इसमें कंफ्यूज है, ये तब होता है, बात सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझ गया इनका कंफ्यूजन क्या है। देखो 2 तरह के क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको मोमेंटम की वैल्यू दे दूं और कहूं काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मोमेंटम की वैल्यू फार्मूले में पुट करनी होगी। मैंने आपको मोमेंटम की वैल्यू नहीं दी, मैंने आपको काइनेटिक और मोमेंटम का कंपैरिजन दिया है। समझ आई है? ये क्वेश्चन अलग होता है कि फर्ज करो मोमेंटम 2 है तो काइनेटिक कितनी होगी, अगर मास इतना, तो फिर आपने इस तरह पुट करना होगा p स्क्वायर डिवाइड बाय, तो ये वैल्यू गिवन है और काइनेटिक मालूम करो। मैंने वैल्यूज कहाँ दिए हैं? मैंने तो कहा है कि एक बॉडी का मोमेंटम और एक बॉडी की काइनेटिक एक दूसरे, काइनेटिक उसके डबल आ रहा है। यानी अगर बॉडी में मोमेंटम 2 है तो काइनेटिक 4 है, अगर बॉडी में मोमेंटम 10 है तो काइनेटिक 20 है। समझ आई है? सो डेटा गिवन नहीं है, कंडीशंस गिवन है। तब खबर है दी क्वेश्चन दार है सर काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, तो अगर उन्होंने कहा है कि काइनेटिक इज डबल ऑफ मोमेंटम, तो आप इसके साथ 2 लगा दो तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो हमें लेना चाहिए कि काइनेटिक इज 4 टाइम ऑफ पी। समझ आ गई है? तो फिर ये तो डबल ऑफ पी नहीं हुआ, फिर तो ये 4 टाइम्स ऑफ पी बन गया। इन्होंने हमें वैल्यू नहीं दी, वरना मैं ऐसे कर लेता। इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट दिया है कि काइनेटिक मोमेंटम के 2 टाइम आया है, 3 टाइम नहीं आया। इन स्क्वायर में वैल्यू पुट करने के बाद इधर 4 नहीं आया, इधर 2 आया। अब समझ आ गई है? ओके अब तो सॉल्व हो गया ना। वेलोसिटी कितनी आ रही है 4, 173 प्लीज। बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 100 इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल। सो सीधी सी बात है, vf इज इक्वल टू vi प्लस 80, ठीक रखा ना। अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इनिशियल कितनी है और फाइनल डबल तो कितनी हो जाएगी 200, और एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम बता दो।
तो ये 100 इधर माइनस हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू 10t या t इज इक्वल टू 100/10। द आंसर इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड है इसमें, बी मौजूद है। 174 माय डियर स्टूडेंट्स, if the slope of the velocity time graph remains constant then body is moving with slope of velocity time। आप जानते हैं कि slope of velocity and time is equal to displacement, so really sorry acceleration, और अगर ये कांस्टेंट है तो इट मीन कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी गलत है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बी। 175 डियर स्टूडेंट्स, दो bodies held one above the other at a distance of 50 centimeter are simultaneously released, what will be their separation after 4 seconds। देखें, ये बाडी है और ये बाडी है, दोनों के दरमियान 50 सेंटीमीटर का गैप है, और मैं 1 2 3 इन दोनों को रिलीज कर लूं, तो बताओ 4 सेकंड के बाद इनके दरमियान गैप कितना रहेगा। दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। सेम एक्सेलरेशन का मतलब है कि जितनी तेज ये होती जाएगी उतनी तेज, जो तेजी इसमें आएगी वही तेजी इसमें आएगी, लिहाजा इनके दरमियान गैप, समझ गए हो। फर्ज करो आप रोड पे जा रहे हो और आपके हाथ में आपके दोस्त का आईफोन है, और एक बाइक वाला आया और उसे अपने नाम कर गया, समझ आ गई है, और आप बाइक वाले के पीछे दौड़ रहे हो और आपसे बाइक वाला 10 मीटर की दूरी पर है, और आप अपना स्पीड जितना बढ़ा रहे हो बाइक वाला भी उतना बढ़ा रहा है, तो कभी वो गैप कम होगा? 4 सेकेंड नहीं, 4 घंटे भी गुजर जाए द गैप विल रिमेन्स। गैप तब ज्यादा होगा जब आगे वाला ज्यादा तेज और पीछे वाला कम तेज। गैप तब कम होगा जब आगे वाला कम तेज और पीछे वाला ज्यादा तेज। जब दोनों एक ही रफ्तार से तेजी पकड़ेंगे तो आप समझ आ, गैप विल रिमेन्स सेम। समझ आ गई है ना? सॉरी स्टूडेंट्स, गैप वही 50 सेंटीमीटर गैप था, तो 50 सेंटीमीटर गैप ही रहेगा, और 50 सेंटीमीटर इज 0.5 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। 176, 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय 10 kg, ठीक था, विद 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ गन। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ गन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, ये मैं नहीं कह रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फरमा रहा है। मोमेंटम ऑफ गन तो चाहिए, और मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट सुमरा देखा ना, 100 ग्राम, बट 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम, किलोग्राम पर पुट का वही। वेलोसिटी कितनी है? 100। द आंसर इज 10 kg मीटर पर सेकेंड।